दोस्तों, अपनी 3 क्लास पूरी हो चुकी है और उन 3 कक्षाओं में स्वर से संबंधित सारी जानकारी जो हमें पढ़नी थी वो सब हमने पढ़ी। अब ये चौथी क्लास आपके बीच और स्वर के बाद में हम व्यंजन पढ़ेंगे। जिस प्रकार से सबसे पहले हमने स्वर की सामान्य जानकारी प्राप्त की, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है वो पढ़ी वर्ण के अंतर्गत, और उसके बाद में स्वर का वर्गीकरण भी बड़ी बारीकी से हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखिए व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नंबर 1, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। उच्चारण के समय, उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। इसका मतलब एक ही बात है ये दोनों। स्वर तो स्वतंत्र ध्वनि है और उच्चारण के समय किसी भी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसका मतलब उच्चारण के समय अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। एक लंबी परिभाषा के रूप में हम पढ़ सकते हैं, और वो ये कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में आकर किसी बाधा या कह सकते हैं अवरोध, या हम कह सकते हैं रुकावट का सामना करके मुख से बाहर निकलती है तो वह व्यंजन है। परिभाषा हम समझ रहे हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अन्य वर्ण की सहायता, इसका मतलब उच्चारण के समय किसी अन्य वर्ण की सहायता पड़ती है और वो अन्य वर्ण स्वर है, इसका मतलब ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लंबी परिभाषा के रूप में हम समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हमारे फेफड़ों से श्वास वायु या प्राणवायु उठेगी, और वो श्वास या प्राणवायु है वो हमारे मुख में आकर के मुख तक वो आ जाएगी, और मुख विवर में आने के बाद में किसी बाधा, अवरोध या रुकावट का सामना उसको करना पड़ेगा। यानी स्वर है उसको तो किसी भी बाधा, रुकावट या अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। जब भी फेफड़ों से श्वास वायु उठती है, प्राणवायु उठती है, मुख में आकर के किसी बाधा अवरोध का सामना न करके वो सीधी मुख से बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर व्यंजन है, किसी बाधा, अवरोध, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। बाधा, अवरोध या रुकावट का सामना करके वो मुख से बाहर निकलती है, तो इसका मतलब वो व्यंजन है और ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए परिभाषा हमने पढ़ ली कि
व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से उठी हुई श्वास या प्राणवायु मुख में आकर के किसी बाधा, अवरोध या रुकावट का सामना करेगी और उसके बाद में मुख विवर से वो बाहर निकलेगी, तो वो व्यंजन है। अब देखिए व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या मानी जाती है 35। कक्षा 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक है और उसमें व्यंजनों की जो कुल है हमारी हिंदी वर्णमाला है और उसमें 35 व्यंजन ध्वनियाँ सम्मिलित की गई है। ये कक्षा 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑथेंटिक। और 35 व्यंजन ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है वो देखिए। इन 35 जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है और वो देखिए, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, और नंबर 3 उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और तीसरी कौन सी हो गई, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखिए कौन से होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जब भी किसी व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख विवर के किसी एक अंग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो वो स्पर्श व्यंजन है। क्या समझे? जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वायु, उच्चारण करने पर वायु हमारे मुख विवर के किसी एक अंग को, और वो मुख विवर के अंग देखिए, मुख विवर का जो अंग है वो कंठ भी हो सकता है, मुख विवर का अंग है वो तालु भी हो सकता है, मुख विवर का अंग है वो मूर्धा भी हो सकता है, मुख विवर का जो अंग है वो दंत भी हो सकता है, वो ओष्ठ भी हो सकता है। इसका मतलब ये मुख विवर के अंग है और इनको स्पर्श करते हुए वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है, तो वो स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो 27 मानी गई है, 27 मानी गई है। और ये कैसे लेकर के मैतक के व्यंजन होते हैं, कैसे लेकर के मैतक के व्यंजन 5 वर्गों में इसको विभक्त किया गया है। इसलिए स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और देखिए कैसे मैतक के सीधे अगर 5-5 करेंगे तो 25 वो संख्या हो जाएगी, और इसके अंतर्गत 2 और सम्मिलित है और वो टै वर्ग के अंतर्गत आएंगे, एक ड़ और एक ढ। इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाती है 27। कौन से होते हैं वो एक बार इसको जान लेते हैं। देखिए क, ख, ग, घ और ये ग। फिर देखिए च, छ, फिर ज, फिर झ और फिर ये। फिर आगे देखिए ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर आगे देखिए त, थ, द, ध और न। फिर प, फिर फ, फिर ब, फिर भ और ये मैं। इस प्रकार ये 5 ये हो गए, 5 ये, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये, 25 तो ये हो गए। इसके अलावा इस ट के अंतर्गत इस ड का विकसित रूप होता है ढ, इस ड का विकसित रूप होता है ड़, और इस ढ का विकसित रूप होता है ढ। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन है 2, इनको ताड़नजात भी कहते हैं, इनको द्विगुणित व्यंजन भी कहा जाता है, ताड़नजात, या इनका एक नाम और भी है द्विगुणित। इस प्रकार 5 तो ये है प्लस ये 1 और 1 ये 2 और है। इस प्रकार टोटल इनकी संख्या होती है 27। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इस प्रकार के व्यंजन हैं, इनका उच्चारण करते हैं तो वायु
मुख के किसी एक अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन है। टोटल संख्या हुई 27। 5 वर्गों में होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन के बाद में आगे देखिए, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल 35 व्यंजन और 3 वर्गों में विभक्त। पहला स्पर्श व्यंजन और दूसरा देखिए, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, इसके अंतर्गत एक चीज़ और रह गई, आपको मैं बता देता हूँ। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही स्पर्श व्यंजन जो अभी पढ़े, टोटल संख्या इनकी 27, और जो ये मैं आपको बता देता हूँ, कै, ख, ग, घ और ये ग। यहाँ पर ये जो बिंदु यहाँ लगी हुई है, ये आगे लगी हुई है, और इसका उच्चारण, ये जो अपनी पहली क्लास थी, जो प्रथम वीडियो था, उसमें मैंने इसको आपको समझाया था कि कै, ख, ग, घ और ये ग, ये यहाँ पर अड़ा नहीं है। फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आएगा, फिर अड़ा कहाँ है? उसका साथियों, उसका स्थान है वो अलग जगह है, यहाँ पर नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि अड़ा नहीं होता है, क्योंकि शब्दों के निर्माण में अड़ा भी होता है। जैसे सड़क शब्द लिखा हुआ है, ये अड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो ये बिंदु आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे, न तो आगे है न नीचे है, ये आगे, ये नीचे नहीं है न पहले है, ये आगे लगी हुई है। तो इस प्रकार, और ये जो बिंदु है ये यहाँ लगी हुई पंचमाक्षर के रूप में है, पंचमाक्षर। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि फिर अड़ा कहाँ है? तो अड़ा वो मैंने अभी लिखे थे, ट वर्ग का विकसित रूप है। जैसे हम ट वाली लाइन लिखते हैं, इसके बाद में च की लाइन लिख देते हैं। च की लाइन लिखने के बाद में जब ट वाली लाइन लिखते हैं, ट फिर ठ और फिर ये ड, इस ड का ही विकसित रूप होता है ड, और जो ढ, इस ढ का विकसित रूप होता है ढ, और ये न। इस प्रकार से अड़ा का स्थान है वो ट वर्ग में है, न कि क वर्ग में। अब एक चीज़ और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कई बार आपके मन में ये संशय रहता है, ये प्रश्न रहता है कि इसका नाम क्या है। हम बहुत बार इसका नाम बिंदु बोल देते हैं, बहुत बार इसको है वो नुक्ता कह देते हैं। तो इसके आज इसको भी बड़ी बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए, जब ये बिंदु इस प्रकार से आगे लगी हुई है तो इसका नाम है पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर है, इस रूप में आगे लगेगी। और जब ये बिंदु इस प्रकार से ऊपर लगी हुई है, और तब इसका नाम है अनुस्वार। और ये जो अनुस्वार है, ये टोटल जो 11 स्वर ध्वनियाँ होती हैं उस पर ही प्रयुक्त होती है ये अनुस्वार। और इसके अलावा और देखिए, जब ये बिंदु इस प्रकार से नीचे लगती है तो फिर इसका नाम है वो उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त नाम है। इसको ताड़नजात भी कहते हैं ये नाम। और जब ये बिंदु है वो इस प्रकार से पहले लग जाती है तब इसका नाम है नुक्ता। तब क्या नाम है? नुक्ता। तो इस चीज़ को भी आप समझ चुके हैं। आगे लगेगी पंचमाक्षर, ऊपर लगेगी अनुस्वार, नीचे होगी उत्क्षिप्त और पहले लगेगी नुक्ता। किस रूप में कहाँ क्या है इसको भी हमने समझ लिया है। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये बात आपको बतानी थी, लेकिन उस समय ध्यान में नहीं रहा, इसलिए आपको पुनः ये चीज़ बता दी गई। स्पर्श व्यंजन के बाद में दूसरा देखिए अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ क्या होता है? अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर स्थित। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अंतर स्थित। इसका मतलब जब किसी व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो सर्वप्रथम हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन होगा और स्वर तंत्रियों में कंपन होने के बाद में वायु मुख से बाहर निकलेगी, तो वो अंतस्थ व्यंजन है।
इसका मतलब अंतस्थ का मतलब होता है अंदर स्थित। इसका मतलब हमारे अंदर है वो सबसे पहले स्वरतंत्रियों में, वायु स्वरतंत्रियों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी, स्वरतंत्रियों में कंपन होगा, स्वरतंत्रियों में कंपन होगा और उसके बाद में वायु मुख से बाहर निकलेगी। तो ये अंतस्थ व्यंजन, और इनकी संख्या देखिए, ये रे ले और ये वे, 4, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। एक बार रीट परीक्षा में प्रश्न किया गया था कि निम्न में से, और वो संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्रश्न था कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, और उसके ऑप्शन यही थे। पहला ही ऑप्शन था ये रे ले वे, दूसरा ऑप्शन था ये वे रे ले। हिंदी के ध्यान दे, इस बात को समझे, हिंदी के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजनों का क्रम ये रे ले और वे के रूप में होता है, जबकि संस्कृत के अंतर्गत इन अंतस्थ व्यंजनों का क्रम है वो ये वे रे और लय के रूप में होता है। इस बात को भी आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 27 स्पर्श व्यंजन हुए, और टोटल 35 व्यंजन, उनमें 27 स्पर्श पढ़ लिए, 4 ये अंतस्थ हो गए। और इसके बाद में तीसरा देखिए, और वो उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहले उष्म व्यंजन की परिभाषा, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु या प्राणवायु हल्की सी गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो मुख से बाहर निकलती है। उष्म का अर्थ ही होता है गर्म। इसका मतलब किसी व्यंजन का, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर जब हम बोलते हैं तो प्राणवायु या कहने का मतलब श्वास वायु है वो हल्की सी गर्म होगी, और घर्षण से हल्की सी गर्म होगी, और गर्म होने के बाद में मुख से बाहर निकलेगी वो उष्म व्यंजन। और इनकी संख्या देखिए 4 ये होते हैं, से और है। और इसमें देखिए पहला से तालव्य से, ये दूसरा से मूर्धन्य से, और तीसरा दंते या वर्तस्य, इनके नाम है। ये तालव्य से है, ये मूर्धन्य से है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ये दंते या वर्तस्य है और ये हो गया है। इस प्रकार ये 4 है वो उसमें व्यंजन हो गए। और इसके बाद में, और इस प्रकार से इनकी कुल संख्या हुई 35, 27 स्पर्श पढ़े, 4 अंतस्थ पढ़े, और 4 ही हमने पढ़े उष्म व्यंजन। इस प्रकार 35 संख्या हुई। और इसके बाद में व्यंजन के अंतर्गत ही हम देखो आगे पढ़ते हैं, देखो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं देखिए, जो 35 व्यंजन हमने पढ़े हैं ये वे व्यंजन हैं जो उनसे ही मिलकर बने हैं, यानी जो पहले पढ़ चुके हैं 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन। और 35 की संख्या में इनको गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन, और ये इनकी संख्या 4 देखिए, क्षय, त्रय, गे और श्रेय। ये किससे मिलकर बना देखिए, कै और मूर्धन्य श से, तय और रे से, ये जय और ये से, ये स और रे से। अगर इनका आगे विस्तृत रूप लिखें तो कै और ये मूर्धन्य स है, इसको हलंत करेंगे स्वर ए निकल जाएगा, इस रूप में लिखा जा सकता है। ये तय है, यहाँ रे पूरा है, हलंत कर देंगे ए स्वर आगे निकल जाएगा। इसी प्रकार से जय और ये और इस रूप में ए स्वर निकलेगा तो इस रूप में लिखा जाएगा। ये स और ये रे ए स्वर निकलेगा तो ये भी इस रूप में लिखा जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन हो गए 4, क्षय कै और मूर्धन्य स से, त्रय तय और रे से, गे जय और ये से, श्रय स और रे से। इसके अलावा देखिए कुछ और भी व्यंजन हैं जिनको संयुक्त रूप से लिखे जाने की परंपरा रही है, लेकिन आजकल उनको संयुक्त रूप में न लिखकर अलग अलग लिखा जाना ही शुद्ध माना जाता है।
और वो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो पहले तो यही देखिए शब्द लिख रहा हूँ मैं, शुद्ध, इस रूप में लिखा हुआ शब्द है, लेकिन आजकल इसको इस रूप में लिखा जाना ही सही माना जाता है। दूसरा देखिए विद्या या विद्यालय शब्द है, ये यहाँ पर संयुक्त रूप में लिखा हुआ है, लेकिन आजकल इस रूप में लिखा जाना ही शुद्ध माना जाता है। इस प्रकार से और शब्द देखिए ये पद्धति इस रूप में लिखा हुआ है और आजकल इस रूप में लिखा जाना ही शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से ये देखिए चिन्ह और इस रूप में अलग अलग लिखकर ये इस रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त रूप में लिखे जाने की परंपरा जरूर रही है, लेकिन आजकल इनको अलग अलग लिखा जाना ही, इसलिए इनको ये संयुक्त तो है लेकिन वर्तमान रूप में इनका संयुक्त रूप न होकर के अलग अलग लिखे गए हैं। इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन हुए। इस प्रकार व्यंजन से संबंधित सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में वो व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे कि व्यंजन वर्गीकरण के रूप में किस रूप में पढ़े जाते हैं, और वो वर्गीकरण दो रूप में हम करेंगे, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ये हम जल्द ही अगली क्लास में होंगे। अगली क्लास का या अपनी जो हिंदी की क्लास है उनका शीघ्र आपके पास सूचना आए, आपके पास जानकारी हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के रूप में अपने भाव और विचार हम मुझ तक पहुंचाएं कि वीडियो आपको, ये क्लास आपको कैसे पसंद आ रही है। मिलेंगे जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।